यस गाइस, बिल्कुल फ्रेश पेज पर चैप्टर 11 नेम चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो इस चैप्टर के लेफ्ट और राइट वाले चैप्टर करेंगे इसके बाद 10th 12th फ्लूइड देन थर्मो देन लास्ट चैप्टर रहेगा वेव। इसमें दो चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे अगर आप स्कूल के एग्जाम मार्क्स इनकी टेंशन को छोड़ते हुए बस फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए पढ़ेंगे तो फ्लूइड वाला और वेव ऑप्टिक्स सॉरी वेव वेव्स ही है शायद आपके, वेव ऑप्टिक्स नहीं है, अच्छी लगेंगी। तो उससे पहले एक कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहला हेडिंग आपका होगा टेम्परेचर एंड हीट। लिखिए टेम्परेचर एंड हीट। आपके दिमाग में एक डिफरेंस आ गया होगा, टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है। कुछ के दिमाग में नहीं आता है तो हम कुछ क्लियर करते हुए उसको स्टार्ट करेंगे। कुछ बात सुन लें फिर कुछ लिखेंगे। तो हम टेम्परेचर को एज अ टूल यूज लेते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी सिस्टम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी बॉडी। तो किसी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट किसी सिस्टम का को अगर हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। अगर किसी सिस्टम से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें, सक कर ले, बाहर निकाल दें, तो उसके बाद उस सिस्टम का टेम्परेचर डाउन चला जाता है, सिस्टम कूल हो जाता है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड और कोल्डनेस ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, लिखिए हेडिंग के अंदर लिखिए टेम्परेचर is the measure of temperature is the measure of temperature is the measure of coldness and hotness of coldness and hotness of any object or any system of any object or any system whereas 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 heat whereas heat is a form of energy whereas heat is a form of energy की जगह आप डी लगा दें whereas heat is the form of energy which अब सुन लें, आपको पता होना चाहिए हीट एनर्जी अपने आप किस सिस्टम से किस सिस्टम की तरफ फ्लो करती है। तो हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, हाई टेम्परेचर वाले प्लेस से लो टेम्परेचर वाले प्लेस की तरफ हीट एनर्जी अपने आप बाय डिफॉल्ट फ्लो करती है। और कब तक? जब तक दोनों सिस्टम दोनों बॉडीज के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from a place of high temperature to a place of low temperature. लिखिए heat is the form of energy which always flows which always flows from which always flows from a place of high temperature from a place of high temperature towards a place of low temperature from
a place of high temperature towards a place of low temperature. टेम्परेचर और हीट में एक ब्रेन में हमारे क्लियर हो जाए कौन क्या है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सिस्टम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और हीट क्या है? ये आप सब ऑलरेडी जानते हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने और क्लियर कर दिया, ये फ्लो करती है ऑलवेज कहां से कहां? हाई टेम्परेचर वाले प्लेस से या हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाले प्लेस या बॉडी की तरफ। ओके, तो टेम्परेचर हीट की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लिखेंगे, टेम्परेचर मेजरमेंट। लिखिए, टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट। तो कुछ बातें आप जानते हैं, कुछ बातें आपके लिए नई हो सकती है। क्या टेम्परेचर मेजरमेंट होता है? जैसे किसी को फीवर हो गया तो टेम्परेचर मेजरमेंट किसमें करते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, है ना। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऐसा ही सिस्टम में होता है केल्विन, केल्विन में होता है। और इन म्यूचुअल, इन सिस्टम में म्यूचुअल रिलेशन क्या होगा उसकी हम बात करेंगे। इस प्लेनेट पर जहां हम रहते हैं यहाँ मोस्ट ऑफ वाटर है, मोस्ट ऑफ वाटर है। तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। मोस्ट ऑफ वाटर ही है ना। तो वाटर के थ्री स्टेट्स होती है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वाटर, वाटर है अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो, वाटर आइस हो जाता है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो, और वाटर स्टीम हो जाता है अगर वो गैस फॉर्म में है तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इन तीनों सिस्टम ऑफ, इन तीनों टेम्परेचर सिस्टम में। किन तीनों में? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन सिस्टम। तो टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है, और वो मेजरमेंट किन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होता है, किन सिस्टम में होता है, वो हम देखेंगे। इसके अंदर लिखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजरमेंट थोड़ा सा चेंज करें, है ना। तो चलिए कट नहीं करके लिखिए आगे, टेम्परेचर मेजरमेंट इज मेड इन द फॉलोइंग टेम्परेचर, temperature measurement is made in the following, in the following temperature systems, in the following temperature, in the following temperature measurement systems, in the following temperature measurement systems। फर्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या लिखें बताइए? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है ना। डिग्री सेंटीग्रेड पहले ले लेते हैं, चलिए डिग्री सेंटीग्रेड सिस्टम पूरा लिख देते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड सिस्टम, तो मैंने अभी अभी आपको कहा था वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेकर मेजरमेंट किया जाता है। अभी आपको और बात क्लियर होगी, पहले थोड़ा हम लिख लेते हैं। लिखिए इन दिस टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम, in this temperature measurement system, freezing point of water, in this temperature measurement system, freezing point of water is
0 डिग्री सेंटीग्रेड and boiling point of water is 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फुल स्टॉप। तो ये 0 से लेकर 100 तक जो नंबर है ना, ये इक्वल डिवाइडेड होता है 100 पार्ट्स में, और हर पार्ट क्या होता है 1 डिग्री, हर पार्ट क्या होता है 1 डिग्री। ओके, और ये जो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये किस लेवल पर है, सी लेवल पर, 1 atm प्रेशर पर, 1 atm प्रेशर पर, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कहानी है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या लें, डिग्री फ़ारेनहाइट, कोई कुछ कह रहा है? ओके, सेकंड लिखिए, फ़ारेनहाइट, HEI, डिग्री फ़ारेनहाइट, H होता है ना, सिस्टम डिग्री फ़ारेनहाइट सिस्टम। तो जो थर्मामीटर में इन जनरल हम फीवर है ना, फीवर जब हो जाता है तो टेम्परेचर मेजर करते हैं, बॉडी टेम्परेचर, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं, कहते हैं ना 102 डिग्री फीवर है, तो वो ये वाला नहीं होता है। आप देख रहे हैं ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है, आप समझ गए होंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट एक अलग सिस्टम है। आप में से कौन कौन जानता है इस सिस्टम में, डिग्री फ़ारेनहाइट सिस्टम में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो मैं सही सोच रहा था, काफी कुछ आप जानते हैं, बट कुछ चीज आपके लिए नई भी है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर जो होता है। चलिए लिखते हैं, इन दिस, क्या लिख रहे हैं स्टार्टिंग में, इन दिस टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम, सेम स्टार्ट करना, इन दिस टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम, लैंग्वेज देख लो, वो कह रहा हूं मैं बिल्कुल सेम। फिर आगे, दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कैपिटल F लिखा जाता है। थर्मामीटर कभी हाथ लग जाए तो देखना लिखा होगा। ओके, डन। एंड boiling point of water is, yes, very good, 12 नहीं 212 है ना, यही कह रहे थे शायद आप, is, and boiling point of water is 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 180 है। ध्यान दे, जब स्केलिंग करते हैं ना, थर्मामीटर बनाते हैं या डिग्री सेंटीग्रेड वाला थर्मामीटर बनाते हैं, साइंटिफिक जो लैब्स होती है जहां होता है वहां डिग्री सेंटीग्रेड यूज लेते हैं, केल्विन यूज लेते हैं, बट जो बॉडी टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर आता है उसमें डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कभी हाथ लग जाए थर्मामीटर तो उसको ध्यान से देखना, उसमें जो थर्मामीटर है उसमें यहाँ पर जो स्केलिंग होती है वो, अगर यहाँ 0 है ना, यहाँ 10 है, इस तरह से यहाँ 20 है, तो लास्ट में मे बी कहां तक हो सकता है, लेट आपके 250 तक उसमें मार्किंग है, मान लिया मैंने, है ना। तो यहाँ पर बीच में कहीं तो होगा 212, कहीं तो होगा, उसके ऊपर ही होता है। ओके, तो यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक, सॉरी 32 कहाँ होगा, लेट ये 32 है। तो अगर कभी डिग्री फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर मिल जाए तो आप देखना, यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है वो
डिग्री सेंटीग्रेड वाले थर्मामीटर में 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो है इक्वल मेजरमेंट देता है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, डिग्री सेंटीग्रेड वाले थर्मामीटर में 0 डिग्री 100 डिग्री के बीच में डिवीजन कितने होते हैं, 100 डिविजन होते हैं, 100 डिविजन होते हैं। और डिग्री फारेनहाइट वाले थर्मामीटर में 32 से 112 के बीच में 180 डिविजन होते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस तो उतना ही है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर डिफरेंस तो उतना ही है, बट इस सिस्टम में इक्वल 100 डिवीजन होते हैं और इस सिस्टम में उतने ही टेम्परेचर को इक्वल 180 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपकी स्केल में जैसे एक तरफ सेंटीमीटर होता है, एक तरफ इंचेस होते हैं, तो आप देखेंगे इक्वल लेंथ आप ले लें तो सेंटीमीटर में नंबर ऑफ डिविजन ज्यादा है, मिलीमीटर ज्यादा है। इंचेस में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ डिविजन कम मिलेंगे। समझ रहे हैं, लेंथ उतनी है। तो इसका मतलब अगर आपसे कहें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा है ना टेम्परेचर डिफरेंस, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस या 1 डिग्री फारेनहाइट बड़ा है, तो ऑब्वियसली 1 डिग्री सेंटीग्रेड एक बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री फारेनहाइट कंपैरेटिवली स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि है ना वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को उसमें 180 में डिवाइड किया हुआ। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा, होगा ना 180। हर साल 180 होता है, देखो एक बार 180 होगा, है ना। और यहाँ पर 0 से 100 का एग्जैक्ट 100 डिवीजन होंगे। चलिए, तो ये आगे और बात होगी, तो ज्यादा कुछ बात दिमाग में फिट नहीं हुई तो एक बात जरूर ध्यान रखना जो काम आएगी। डिग्री फारेनहाइट में वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको इक्वल 180 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जबकि डिग्री सेंटीग्रेड में वही टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, लास्ट थर्ड क्या लिखें, केल्विन सिस्टम। केल्विन सिस्टम है ना, केल्विन सिस्टम। तो आपको इसके बारे में भी काफी बच्चों को जरूर मालूम होगा, है ना। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है केल्विन सिस्टम में वो होता है 273.16 भी कहते हैं कुछ लोग, पर 273 तो आपको लर्न करना है। लिखिए, इन दिस टेम्परेचर, इन दिस क्या लिख रहे हो, टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम। ओके, देखिए, इन दिस टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम, इन दिस टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम freezing point of water is, freezing point of water is 273 Kelvin, is 273 Kelvin, and सबको पता है boiling point of water is 373, just 100 आगे, and boiling point of water is 373 Kelvin, and boiling point of water is 373 Kelvin। इसका मतलब जैसा डिग्री सेंटीग्रेड में है वैसा ही केल्विन सिस्टम में है। क्या वैसा, जो टेम्परेचर डिफरेंस है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, वो इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऐसा ही यहाँ होता है। 273 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर पॉइंट है जहां पर वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, और 273 केल्विन भी एक टेम्परेचर का पॉइंट है जहां पर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। इन दोनों के बीच में डिविजन्स 100 ही हैं, डिविजन्स 100 ही है। ओके, अब इनके कन्वर्जन की भी हम बात करेंगे, तो नाम याद रखने हैं, और ये पॉइंट्स आपको कुछ तो पता थे, जिनके बारे में नहीं पता था उसका भी पता कर लेना। ओके, अगर आपसे कहें कि किसी पर्सन को 103 डिग्री फारेनहाइट है ना फीवर हो रखा है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा पता करना हो तो हम देखें क्या करेंगे। आप डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड तो जल्दी बता देते हैं। एक फैक्टर आपने याद किया हुआ है 273, है ना, कि डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर हो 273 ऐड कर दो केल्विन में हो जाता है।
अगर केल्विन में टेम्परेचर गिवन है 273, सब्ट्रैक्ट कर दो, वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाता है। बट फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब उसमें कैसे करते हैं वो सुनिए, एक फॉर्मूला बनाएंगे। अगर आपको गिवन टेम्परेचर हो डिग्री सेंटीग्रेड में, सी दिख रहा है, तो -0, ये जीरो क्या है, मैं फॉर्मूला कैसे, अभी कुछ लिखना नहीं है। यू आर गिवन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, TC, जीरो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड सिस्टम में जीरो ही तो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन 100 माइनस 0, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए इक्वल, इक्वल गिवन टेम्परेचर यू फ़ारेनहाइट, आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32, freezing point of water in Fahrenheit system divided by 212 minus 32, रूल वही है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिग्री सेंटीग्रेड में था, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है, सही है। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या रिसीव होगा, जीरो को तो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो को तो लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180, एक तो जीरो कैंसिल हो रहा है, ये 10 और 18 कैंसिल होते हैं 2 से, बस। तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला मिलेगा, TC अपॉन 5 इक्वल टू TF -32 अपॉन 9। इस फॉर्मूले को यूज लेकर आप डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला फॉर conversion of temperature, from degree centigrade to degree Fahrenheit and degree Fahrenheit to degree centigrade। तो म्यूचुअल कन्वर्जन पॉसिबल है, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है सेंटीग्रेड में ला सकते हैं। देखिए रूल कैसे बना, फॉर्मूला बना कैसे, वो ध्यान रखना। गिवन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेंटीग्रेड। सेम हियर, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट पता करना है, लेट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री फ़ारेनहाइट। उसको थोड़ा सॉल्व करते करते हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तो जो हेडिंग तो क्या एक सब हेडिंग लिखा था, उसके नीचे ये 3 स्टेप्स फटाफट नोट कर लें और इस पर स्टार लगाएं। इसको तो बॉक्स में नहीं रखना था, जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसको रख सकते हैं। अब अच्छा नहीं किया क्या, कुछ बच्चों ने जल्दी कर लिया, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा केल्विन से डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या करोगे आप। कुछ मैंने बताया, कुछ आप बताओ। केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट को आप म्यूचुअली कैसे रिलेट करोगे, केल्विन डिग्री फ़ारेनहाइट को म्यूचुअली कैसे रिलेट करोगे, जैसे ये किया वैसे। तो केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट को रिलेट करके देखते हैं। हाँ भाई, इन केल्विन सिस्टम क्या होता है, लेट टेम्परेचर है ये किसमें, इन केल्विन, कैपिटल के दिखाया है मैंने यहाँ पर, माइनस रूल के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 होता है केल्विन सिस्टम में, अपॉन 373 माइनस 273, 100 आएगा ही आएगा, 73 इक्वल फ़ारेनहाइट में लाना है इसलिए, तो इक्वल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। तो यहां से आप देखेंगे टी के
माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल तो आप आई थिंक मोस्ट ऑफ समझ गए होंगे चेंज कहाँ आया है। यहाँ पर टीसी माइनस कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि कुछ था ही नहीं। यहाँ पर टी के में से 273 सब्ट्रैक्शन में दिखाई देगा, बाकी सब वैसा का वैसा है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा कह सकते हैं टी के माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। तो आप सोच रहे होंगे सर ने थोड़ा लॉन्ग मेथड करवा दिया, बट प्रैक्टिस हो गई। लॉन्ग मेथड क्या, यहाँ टीसी के प्लेस पर ऐसा लिख सकते हैं ना, इस फॉर्मूले से जस्ट एक चेंज, टीसी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, है ना, केल्विन में टेम्परेचर माइनस 273। अगर आपको पता हो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हम लिखते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर इन जनरल लिया जाता है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही केल्विन में कितना होता है, केल्विन में ये होता है 300 केल्विन। अगर TC 27 है तो TK कितना होगा, 300 होगा पहली बार, और 300 माइनस 27 आ जाएगा ना इक्वल रेशो। यहाँ पर ये जो LHS है, सॉरी RHS है, और ये जो RHS सेम है, रेशो सेम कब होगा वो आपको आइडिया बता रहा हूँ। चलिए तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके ही बता दो, कर लेंगे। चलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देते हैं बुक का, छोटा मोटा तो आप कर ही देंगे। पहले तो एक क्वेश्चन जो दिया था वो बताओ, अभी थोड़ी देर पहले 203 डिग्री फ़ारेनहाइट किसी को फीवर है, तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना है उसका बॉडी टेम्परेचर लिखिए। हाउ मैनी डिग्री सेंटीग्रेड आर देयर इन, हाउ मैनी डिग्री सेंटीग्रेड आर देयर इन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, in 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। यूज लेना है। गिवन क्या है, TF, देख लो ध्यान से, गिवन क्या है TF, 203 क्या है TF, और TC पता करना है। TC पता करना है, ये इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सोसाइटी में रिलेट कर पाए डिग्री सेंटीग्रेड में कितना फीवर होता है। क्योंकि डॉक्टर्स भी जब फीवर बताते हैं ना तो डिग्री पर छोड़ देते हैं, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट कोई बोलता ही नहीं है, तो सोसाइटी में उस डिग्री पे गाड़ी अटकी हुई है। जो साइंस ले लेते हैं उनको आगे की कहानी पता लगती है। जिस सोसाइटी में गड़बड़ बताता हूँ ना, वेट मेजरमेंट करते हैं। अब आपको पता है वेट क्या होता है, एक्चुअल में मेजरमेंट किसका करते हैं डॉक्टर्स लोग, बॉडी मास, और लिखते क्या है WT, वेट। वेट तो फोर्स होता है इन न्यूटन, उसकी यूनिट केजी नहीं होनी चाहिए, न्यूटन होती है। बट ठीक है, सोसाइटी में उसको अडॉप्ट किया हुआ है कि वेट अंडरस्टूड है, सब समझ जाते हैं, एक्चुअल में गलत है। सर 39.44 39.44 बोल रहे हैं घर से कोई, आप लोग भी यही बोल रहे हैं, किसी का अलग आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है वो अलग बात है। 39.44 वाले ज्यादा हैं, तो TC इक्वल टू 39.44 डिग्री सेंटीग्रेड होगा कब, जब TF कितना है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर किसी को फीवर इसके आसपास है तो आप समझ जाओ उसका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, समझ गए।
100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है ना, सारा वाटर वेपर बन जाता है उसमें, आप समझ सकते हैं। ओके, तो एक काम तो आपने किया, एक और क्वेश्चन लिखिए, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर both the temperature system, both the temperature system, degree centigrade and degree Fahrenheit, both the temperature system, degree centigrade and degree Fahrenheit coincides और coexist, coincides है ना। अब मुझे पहले तो क्वेश्चन समझाना पड़ेगा आपको, तो आपको वो टेम्परेचर पॉइंट बताना है, वो टेम्परेचर पॉइंट बताना है जिस पर ये दोनों कॉन्साइड कर देते हैं, एक ही वैल्यू बताते हैं। तो वो एक ही वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड कहो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कहो, बात एक ही है, वो कॉमन पॉइंट है, वन एंड ओनली। अब कैसे, तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन इज TC इक्वल टू TF, ये गिवन है, TC इक्वल टू TF, कॉन्साइड्स, वैल्यू सेम। अब आपको TC पता लगा लो या TF पता लगा लो, मतलब इस फॉर्मूले में या तो आप TF के प्लेस पर TC पुट कर दो या TC के प्लेस पर TF पुट कर दो और वैल्यू फाइंड करो, देखो -40 मिलेगा। हाँ, ये तो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है शायद। तो क्वेश्चन क्या लिखा, एट व्हाट टेम्परेचर, हर टेम्परेचर अपने आप में एक पॉइंट होता है, टेम्परेचर पॉइंट, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर पॉइंट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर पॉइंट है। तो किसी एक टेम्परेचर पॉइंट पर ये दोनों स्केल्स कॉन्साइड करती है, कौन सी दोनों स्केल्स, ये दोनों स्केल, वो टेम्परेचर पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो आपको इस फॉर्मूले में इक्वल करना पड़ेगा, तो आप TF के प्लेस पर TC पुट कर दो, TF के प्लेस पर TC पुट करें तो TC अपॉन 5 इक्वल टू TC -32 अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो 9TC इक्वल टू 5TC, 9TC इक्वल टू 5TC इक्वल टू प्रोडक्ट करके 160, 160 बिल्कुल ठीक है, यहाँ माइनस लिखना था, तो 4TC इक्वल टू -160, देखो ध्यान देना, 4TC इक्वल टू -160, माइनस है या नहीं है, तो फाइनली TC इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज TC इक्वल टू TF है, तो TF इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कहें या -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कहें, वो एक कॉमन पॉइंट है, बाकी कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। इस स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इस स्केल में उसके कॉरस्पॉन्ड 32 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इस स्केल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ 212 होता है। बाकी कोई पॉइंट कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, बट ये एक ऐसा पॉइंट है जो कॉन्साइड ही कर रहा है, समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आपके जाने पहचाने कुछ टॉपिक आने वाले हैं, तो हो सकता है आप पहले से मुझे बताने लग जाएं, तो हम इस टॉपिक को जल्दी कर देंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, अब आप ये मत समझ लेना कि टॉपिक में बस सर आइडियल गैस इक्वेशन लिख पाएंगे, नहीं, आती कैसे है, तो हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ, हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ, उनको कंबाइन करेंगे, देन आइडियल गैस इक्वेशन तक पहुंचेंगे। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू, लिखिए, नाम सुने ना, बॉयल्स, चार्ल्स लॉ, केमिस्ट्री में आप बिल्कुल हर साल यही होता है, तो स्टार्ट कर दिया ना, लिखिए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, according to Boyle's law, BOY,
according to Boyle's law, at constant temperature, volume of gas, at constant temperature, volume of gas always volume of gas is inversely proportional to, volume of gas is inversely proportional to its pressure, proportional to its pressure. लाइन चेंज करके, दैट इज V proportionality symbol 1/P, ऐसे ही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को बॉयल से कनेक्ट कर सकते हैं ना, बॉयल करना टेम्परेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते हैं पीवीटी, इनको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। इनमें से एक कांस्टेंट किया किसने? बॉयल ने, और वॉल्यूम का प्रेशर का रिलेशन बताया कि वॉल्यूम प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर को अगर आप चेंज नहीं करें, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी, सीधी सी बात। तो बॉयल ने कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी बताई, आप सभी ये तो बैठे बैठे ऐसे ही बता रहे हो, सही है ना? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, इसको आप ऐसे करके 1 मार्क कर दो, इक्वेशन 1। अब न्यू पैरा चार्ल्स को लर्न कर लेते हैं। चार्ल्स कैसे लिखते हो? चार्ल्स, चार्ल्स देखो उसके पेरेंट्स ने जो लिखा था वही होना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं। ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अंकित विजय, क्या अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ व्हाट? कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आपकी जो केमिस्ट्री में आता है ना ये, क्योंकि बच्चे बता देते हैं मुझे, आज थोड़ा शांति लग रही है। नहीं आया कि केमिस्ट्री में अभी तक ये? हाँ, आप केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं? अच्छा, अभी तक नहीं पहुंचे, बताओ, बैठे बैठे आराम से जल्दी से। कौन? पी। हमेशा इन दोनों साइंटिस्ट ने वी की बात की थी, हमेशा वी की बात की थी कि वी बाकी किस पर कैसे डिपेंड करता है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आपने तो बिल्कुल इसको है ना मैक्सिमम शॉर्ट कर दिया। देखिए, तो आपने कहां तक लिखा? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, तीन ही होते हैं पीवीटी, एक को कांस्टेंट करके दोनों में रिलेशन बता देते। एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस always proportional to its temperature. Volume of gas is always proportional to its temperature. तो चार्ल्स ने भी कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाया, आप भी जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाओ एक्सपेंशन होगा, अगर आप एक्सपेंशन नहीं होने दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बट हमें प्रेशर को बढ़ाना ही नहीं है, प्रेशर को एक जैसा रखना है। चार्ल्स ने क्या कहा था? एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब गैस अगर एक्सपेंड होना चाहती है तो होने दो, वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो दैट इज, इसका मतलब क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन तक पहुंचेंगे। मोल को आप किससे लिखते हो? N से या न्यू से? N से लिख देंगे आप, जिससे कहोगे। लिखिए इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 बनाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। From 1 and 2, बोलिए कुछ, क्या
V is proportional to ठीक है, सब यही सोच रहे हैं। कंबाइन कर दिया ना एक और दो को, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दिया। और कुछ बताना चाहेंगे? आप ये भी कह सकते हैं P इंटू वी इज प्रोपोर्शनल टू T, कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी भी प्रोपोर्शनलिटी ही चल रहा है। क्या किया जाए इसको हटाने के लिए? कांस्टेंट, कांस्टेंट्स बोल रहे हैं कुछ, उनकी बात ज्यादा सही लगी मुझे, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट्स। और वास्तव में इक्वेशन उनको याद ही है ना, NR बचे हैं ना, N होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब एक गैस आपने सेलेक्ट कर लिया तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए होंगे, और R होता है गैस कांस्टेंट 8.31, 8.31 आई थिंक, मुझे ऐसा याद आ रहा है, 10 टू द पावर कुछ नहीं होती शायद, 8.31 गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना, कितनी होती है ना, पिछले साल तो यही थी, 10 टू द पावर कुछ नहीं होती है, एग्री? ये आपको, हाँ, और n भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में n लिखते हैं, कुछ बुक्स में म्यू लिखते हैं, दोनों सही है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। हाँ, तो क्या करें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स है ना, PV इक्वल टू NRT। अब n और r के बारे में थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, कौन क्या है, बात कंप्लीट होती है। PV इज प्रोपोर्शनल टू T और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स, चलिए इसके नीचे लिखिए, दिस इज, जल्दी, दिस इज द आइडियल गैस, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, here n is what? N is what? Number of moles. R क्या है? गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं आप 8.31। हाँ, यूनिट बताएंगे, चलिए यूनिट तो पूछेंगे आपसे। जूल, रॉन्ग आंसर, जूल पर रॉन्ग, हाँ आप सही बोल रहे हैं, वापस बोलिए, जूल पर मोल, मतलब जूल इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ऐसे बोल सकते हैं। देखिए इसकी यूनिट होती है मोल, इसकी यूनिट होती है केल्विन, और P इंटू वी ऑलवेज होता है जूल, एनर्जी, वर्क, आगे देखेंगे आप, है ना, तो यहाँ P इंटू वी ऑलवेज जूल होता है, ये मोल है, और ये टेम्परेचर इन केल्विन, ऐसा ही सिस्टम में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। 1 मार्क का क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है ना। आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे ऐसे कह सकते हैं, पिक द करेक्ट यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट ABCD, उसमें आपको अलग अलग यूनिट दे देंगे, है ना, और आसपास ही होगी, कुछ में लिखी होगी जूल इंटू मोल इंटू केल्विन, कोई पावर माइनस नहीं, मतलब इसी को, इन्हीं तीनों को यूज लेकर सही कैसे पता लगेगी, आइडियल गैस इक्वेशन से, है ना, P इंटू वी ऑलवेज जूल होता है। अब टाइम कितना है ये बताइए, कुछ तो होगा, है ना, देखो आज अच्छा हो मैं वॉच वियर करके आया, 4 मिनट्स या 3 मिनट्स कुछ दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ, हेडिंग लिखिए, कल क्लास में आते ही मुझे याद दिला देना, ये करना है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पूछूंगा तो बता देंगे कल। बॉयल्स लॉ में T कांस्टेंट, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। चार्ल्स लॉ में P कांस्टेंट, V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो दोनों साइंटिस्ट ने V के बारे में बताया था कि V किस पर कैसे डिपेंड करता है, एक कांस्टेंट होगा दूसरे पर डिपेंड करेगा, और लॉजिक आपको भी पता है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, इसलिए इनवर्सली, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसलिए प्रोपोर्शनल। ओके,
हेडिंग लिखिए थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। तो कल हम इनको, अभी उठे नहीं कोई है ना, कल हम इनको डिटेल में देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। बात समझ ही नहीं रहे, चलिए फिर प्योरली कल ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू है ना।